नमस्कार दोस्तों, क्या आप तैयार हैं एक ऐसी ताबड़तोड़ क्लास के लिए जहां यूपी ट्रिपल एससी में संविधान के जिन जिन टॉपिकों से प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी टॉपिकों से 250 प्रश्नों के लिए, यानी संविधान के 250 प्रश्नों के लिए। दोस्तों, अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो यूपी ट्रिपल एससी पैट के लिए भारतीय संविधान पढ़ने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होगी। संपूर्ण संविधान एक ही वीडियो में। आज का हमारा टैगलाइन है, यानी हैशटैग एक ही वीडियो में संपूर्ण संविधान। पहला प्रश्न है, लिखित नियमों का एक समूह जिसे किसी देश में रहने वाले सभी लोग द्वारा स्वीकार किया जाता है को क्या कहते हैं? ये तो आम प्रश्न है, संविधान कहते हैं। भारत का संविधान सरकार की किस प्रणाली के साथ एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है? एकात्मक संसदीय राजतंत्रीय राष्ट्रपतीय। हमारे देश में संसदीय प्रणाली है, तो हमारे देश का संविधान संसदीय नियमों पर चलता है। भारत के गणतंत्र दिवस समारोह के समापन को चिन्हित करने वाला समारोह क्या कहलाता है? यानी भारत का जो गणतंत्र दिवस का समारोह होता है, सबसे आखिरी में जो कार्यक्रम होता है उसे क्या कहते हैं? बीटिंग रिट्रीट समारोह कहते हैं। भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान द्वारा फ्लाई पास्ट कहते हैं। राष्ट्रपति भवन में एक्ट होम समारोह कहते हैं, या राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर श्रद्धांजलि समारोह कहते हैं। दोस्तों, जो समापन होता है यानी समाप्त होता है वो होता है बीटिंग रिट्रीट समारोह के बाद। जो भारत का गणतंत्र दिवस समारोह है, बीटिंग रिट्रीट समारोह के बाद समाप्त होता है। प्रारंभ फ्लाई से होता है। अगला है, किस वर्ष कांग्रेस के अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू और बाकी के 8 कांग्रेस नेताओं ने भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया था? 1925, 1950, 1928 या 1930? 1928 में मोतीलाल नेहरू और बाकी के लोगों ने पहले प्रारूप तैयार किया था भारतीय संविधान का। किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग की थी? 1939 में, 1919 में, 1928 में या 1934 में? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग की थी 1934 के अंदर। अगला है, किसने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था जिसको बाद में भारत के संविधान की प्रस्तावना के रूप में ग्रहण किया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, JB कृपलानी ने, जवाहरलाल नेहरू ने या BR अम्बेडकर ने? दोस्तों, प्रस्ताव उद्देश्य पारित किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगला है, भारतीय संविधान तैयार करने के दौरान 1946 में सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? BN राव को, गोपाल स्वामी अयंगर को, डॉक्टर BR अम्बेडकर को, KM मुंशी को? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है, BN राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। भारत के संविधान सभा के मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू या डॉक्टर BR अम्बेडकर? दोस्तों, मसौदा समिति का मतलब है प्रारूप समिति के अध्यक्ष। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी है, डॉक्टर BR अम्बेडकर प्रारूप समिति या मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। भारत के संविधान ने भारत सरकार के किस अधिनियम से कई संस्थागत विवरण और प्रक्रियाओं को अपनाया है? भारत सरकार अधिनियम 1935 से, भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 से, भारतीय पंजीकरण अधिनियम 1930 से या भारतीय कंपनी अधिनियम 1930 से? भारतीय संविधान में जो कई संस्थागत विवरण अपनाए गए हैं वो भारत सरकार अधिनियम 1935 से अपनाए गए हैं। अगला है, संविधान सभा की कुल सदस्यता 389 थी, यानी 389, जिसमें से कितने रियासतों के प्रतिनिधि थे? 84 रियासतों से, 102 रियासतों से, 109 रियासतों से या 93 रियासतों से? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी था, 389 सदस्यों में से 93 रियासतों से सदस्य थे। अगला है, भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा में कितनी महिलाएं सदस्य थीं? 12 महिलाएं, 10 महिलाएं, 14 महिलाएं या 15 महिलाएं? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी है, संविधान सभा में 15 महिलाएं सदस्य थीं।
प्रांतीय संविधान समिति की अध्यक्षता किसने की थी? प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बीपी मेनन या जवाहरलाल नेहरू? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये प्रांतीय समिति के अध्यक्ष थे। इनका सबसे बड़ा हाथ है भारत को एक बनाने में। भारत की संविधान सभा की सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे? सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे? बी पट्टाभी सीतारमैया, ए वी ठक्कर, के एम मुंशी, जे वी कृपलानी? इसका सही जवाब ऑप्शन ए है, बी पट्टाभी सीतारमैया थे सदन समिति के अध्यक्ष। भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में दोबारा रिपीट हुआ है। भारत की संविधान सभा के किस समिति के अध्यक्ष अल्लादी कृष्णस्वामी थे? प्रत्यय समिति के, संघ शक्ति समिति के, कार्यसूची समिति के, मौलिक अधिकार उप समिति के? इसका सही जवाब ऑप्शन ए है, प्रत्यय समिति के अध्यक्ष थे अलादी स्वामी जी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा का हिस्सा बना था? अंबु स्वामीनाथन, हंसा जीवराव मेहता, कमला चौधरी या बेगम एजाज? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है, अंबु स्वामीनाथन बने थे मद्रास की तरफ से। अगला है, भारतीय संविधान अधिनियम 1947 की किस धारा द्वारा संविधान सभा को मान्यता दी गई है? धारा 6(2) के तहत, धारा 10, धारा 12 या धारा 8? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी है, धारा 8(a) के तहत। अगला है, जीवी मावलंकर भारत की संविधान सभा के किस समिति के अध्यक्ष थे? मौलिक अधिकारों की सलाहकार समिति के, कार्यों पर समिति के, व्यापार समिति के आदेश से या राष्ट्रीय ध्वज पर तथार्थ समिति के? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, कार्यों पर समिति के अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर। अगला है, संविधान सभा का 10वां सत्र कब आयोजित किया गया था? 6 से 17 अक्टूबर 1949 में, 14 से 31 जुलाई 1947 में, 8 नवंबर से 1948 से लेकर के 8 जनवरी 1949 तक, 16 मई से 16 जून 1949 तक? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है, 6 से 17 अक्टूबर 1949 के बीच आयोजित हुआ था 10वां सत्र। अगला है, भारत का संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित है? दोस्तों, प्रारूप समिति के लोग नहीं पूछे, हस्तलिखित यानी जिसने हाथ से संविधान लिखा था। कन्हैया लाल मानेक लाल मुंशी ने, बाला साहेब गंगाधर खैर ने, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने ये काम किया था। नारायण कहते हैं भगवान विष्णु को, और ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु सृष्टि को चला रहे हैं। तो आप इसको ऐसे जोड़कर याद रख सकते हैं कि हाथ से लिखा था, यानी जो काम हाथ से लिखा जा सकता है वो काम केवल जो सृष्टि को चलाने वाले हैं नारायण वही कर सकते हैं। इतने मोटे संविधान को हाथ से लिखना इतना आसान नहीं है। इस कार्य को करने में देखिए, प्रेम बिहारी कृष्ण को कहते हैं, नारायण भगवान विष्णु को कहते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा भगवान के नाम हैं और ऐसा कार्य भगवान ही कर सकते हैं। अगला है, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकार किया था? 26 नवंबर 1949 को, 26 जनवरी 1950 को? ये प्रश्न तो अनगिनत बार पूछा गया है। स्वीकार किया गया था 26 नवंबर 1949 को और पूर्ण रूप से लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ था। संविधान सभा के सदस्यों ने कितनी तारीख को भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? 26 नवंबर 1948 को, 24 जनवरी 1950 को, 26 नवंबर 1949 को, 24 जनवरी 1952 को? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है, 24 जनवरी 1950 को। भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं है? द्विसदनीय विधायिका, एकीय न्यायिक व्यवस्था, एकल नागरिकता, राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति? दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है, द्विसदनीय विधायिका। अगला है,
भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब हुआ था? 28 जनवरी 1950, 29 जनवरी को, 31 जनवरी को, 26 जनवरी को। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, 26 जनवरी के 2 दिन बाद यानी 28 जनवरी 1950 को। अगला है, भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है? ये हैं डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक माना जाता है। भारत में हर साल संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? 26 नवंबर को भारत में हर साल संविधान दिवस मनाया जाता है। अगला है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता देश में सरकार के एक ऐसे अधिक स्तरों के अस्तित्व का उल्लेख करती है? कट्टरवाद का, उदारवाद का, संघवाद का। ये प्रश्न तो कई बार अलग अलग तरीकों से पूछा गया है। संघवाद का। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की संघीय विशेषता नहीं है? दोहरी सरकार, हमने अभी देखा था, दोहरी सरकार है। शक्तियों का विभाजन भी है। केंद्र और राज्य की शक्तियाँ अलग अलग हैं। लिखित संविधान भी है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी है, अखिल भारतीय सेवाएं। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया है? पालखीवाला ने, कन्हैयालाल ने, ठाकुरदास ने या भीमराव अंबेडकर ने? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी ने राजनीतिक कुंडली कहा है भारत की प्रस्तावना को। अगला है, संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? संविधान सभा ने मई 1947 में भारत की मंत्रिमंडल की सदस्यता की पुष्टि की। भारत के राष्ट्रीय गान को 24 जनवरी 1950 को संविधान द्वारा अपनाया गया था। संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय गान को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। संविधान सभा ने जनवरी 1948 में राष्ट्रीय गीत को अपनाया। संविधान सभा ने जुलाई 1949 में राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है, भारत के राष्ट्रीय गान को 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया। ये कथन बिल्कुल सही है। अगला है, किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए भारत के संविधान द्वारा निर्धारित न्यूनतम आयु है? 21 वर्ष, 35, 25, 30 वर्ष। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है, 35 वर्ष। प्रधानमंत्री बनने के लिए भी 35 वर्ष की आयु न्यूनतम है। भारत के संविधान के अनुसार एक राज्य में आबादी कितनी होने पर ही मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों का गठन किया जा सकता है? 15 लाख आबादी पर, 10 लाख पर, 5 लाख पर या 20 लाख पर? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी है, 20 लाख से अधिक जनसंख्या होने पर मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों का गठन किया जा सकता है। निम्न में से कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं है? वित्त आयोग, नीति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, चुनाव आयोग। दोस्तों, नीति आयोग एक संवैधानिक निकाय नहीं है। अगला है, भारतीय संविधान के निर्माताओं ने स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के सिद्धांतों को किस संविधान से लिया है? ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से, फ्रांस से या जर्मनी से? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, फ्रांस से। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं दोस्तों, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, इसका मतलब हो गया लोग अपने अपने कार्य करने के लिए फ्री हैं यानी स्वतंत्र हैं। तो आप फ्रांस को फ्री भी बना सकते हैं। अगर आप फ्रांस पर थोड़ी सी मात्रा ऐसे कर सकते हैं तो ये हो जाता है फ्री। तो आप फ्री की चीज़ें, स्वतंत्रता यानी आप लोगों को फ्री छोड़ना चाहते हैं, इसीलिए फ्रांस। आप इसको इससे मिलाकर देख सकते हैं। अगला है, भारत के संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से ली गई है? यूनाइटेड किंगडम से, फ्रांस से, ऑस्ट्रेलिया से, जर्मनी से? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, यूनाइटेड किंगडम। दोस्तों, किसी भी देश का केवल एक किंग होता है, यानी किसी भी देश का केवल एक ही किंग होता है, तो एकल नागरिकता किंग से, किंगडम से ली गई है। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। अगला है, भारत के संविधान में द्विसंसदीय संसद का प्रावधान करने का विचार किसके संविधान से लिया गया है? फ्रेंच के संविधान से, ब्रिटिश के, कैनेडियन के, आयरिश से?
इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है। ब्रिटिश के संविधान से द्विसंसदीय सदन का प्रावधान लिया गया है। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, ब्रिटिश ने हमारे देश पर राज किया और ब्रिटेन पर भी, यानी 2 जगह इन्होंने राज किया था हमारे नॉलेज के अनुसार। वैसे इन्होंने बहुत जगह राज किया था, लेकिन आप इनको केवल 2 जगह रख लीजिए, भारत में राज किया और अपने देश में, तो द्विसदनीय 2 जगह इन्होंने राज किया था। अगला है, भारत के संविधान में राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों को किसके संविधान से उधार लिया गया है? स्पेन के, आयरिश के, नॉर्वेजियन के या ऑस्ट्रेलियन के? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है। डीएसपी लिया गया है आपके आयरिश से उधार। अगला है, भारत के संविधान में राज्यसभा के लिए सदस्यों के नामांकन की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस देश से संविधान से ली गई है? रूस के संविधान से, जर्मनी के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से, यूएस के संविधान से? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, जर्मनी के संविधान से ली गई है राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन की प्रक्रिया। दोस्तों, आप इसको थोड़ा ऐसे याद रख सकते हैं कि अगर राज्यसभा का नामांकन कराना है तो मनी तो खर्च करनी ही होगी। राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन में मनी खर्च होती है। अगला है, भारतीय संविधान में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। रूस से, जर्मनी से, दक्षिण अफ्रीका से, कनाडा से? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, दक्षिण अफ्रीका से ली गई है संविधान संशोधन की प्रक्रिया, जो है 368 अनुच्छेद में संबंधित। अगला है, निम्न में से कौन सा प्रावधान कनाडा के संविधान से भारतीय संविधान द्वारा अपनाया नहीं गया है? सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति, राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी निर्णय? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है। हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि अगर राज्यसभा के सदस्यों के लिए नामांकन करना है तो मनी तो खर्च करनी ही होगी। मनी से जर्मनी से लिया गया है राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन। अगला है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता को सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक से लिया गया है? मौलिक अधिकार, पंचवर्षीय योजना, प्रस्तावना या समवर्ती सूची? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है, पंचवर्षीय योजना। अगला है, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से, जापान से, जर्मनी से या अमेरिका से? दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी है, अमेरिका से बहुत सारी चीज़ें ली गई हैं, लेकिन आपको फिलहाल याद रखना है न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, न्यायपालिका की स्वतंत्रता मतलब ये बिल्कुल अमर है, इस पर किसी का कोई भी अधिकार नहीं चलता है। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, अमर। अमेरिका में आपको अमर देखने को मिलता है, ये देखिए अमेरिका। आप इसको ऐसे बना सकते हैं, तो अमर से बिल्कुल स्वतंत्र है न्यायिक प्रणाली। अगला है, संविधान सभा को भारत का संविधान बनाने में कितना वक्त लगा था? 2 वर्ष 7 महीने और 6 दिन, 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन, 1 वर्ष तो नहीं लगा, 3 वर्ष भी नहीं लगे। अब आपको याद रखना है, इसका बी बिल्कुल सही जवाब है। संविधान सभा को भारत का संविधान बनाने में लगा था 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय। अगला है, किस देश के संविधान से भारतीय संविधान के वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान लिए गए हैं? कनाडाई संविधान से, अमेरिकी संविधान से, आयरलैंड के संविधान से या जर्मनी के संविधान से? दोस्तों, वित्तीय मतलब होता है मनी से संबंधित, ये भी जर्मनी से लिया गया है। हमने पढ़ा था कि मनी से किस किस चीज़ का हो गया। अब आप मनी से एक तो हो गया राज्यसभा के नामांकन के लिए, और दूसरा याद रखना है हमें, जर्मनी से हो गया वित्तीय आपातकाल, यानी मनी का आपातकाल। अगला है,
भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका के, कनाडा के, जापान के या यूएसए संघवाद के? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी है, यूएसए संघवाद के। अगला है, कौन सा युग्म भारतीय संविधान में अपनाया गया प्रावधान और उस देश के संविधान जिससे वह लिया गया है का सुमेल नहीं है? कानून के शासन का विचार ब्रिटिश संसद से लिया गया है, ये बिल्कुल सही है। मौलिक अधिकारों का चार्टर संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से, ये भी सही है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हमने अभी पढ़ा था, आयरिश से लिया गया है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का सिद्धांत कनाडा के संविधान से नहीं लिया गया। हमने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले फ्री, तो फ्री से क्या बन सकता है? फ्रांस। तो फ्रांस के संविधान से क्या लिया गया है? स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। दोस्तों, आप हमारी वीडियो में अंत तक ऐसे ही बने रहिए, आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत ही आसानी से याद हो जाएंगी, जैसा कि स्वतंत्रता वाला हो गया याद। अगला है, भारतीय संविधान का पहला संशोधन विधेयक किस वर्ष पारित हुआ था? 54 में, 51 में, 52 में या 53 में? पहला संविधान संशोधन हुआ था 1951 में। भारतीय संविधान के पहले संशोधन में किस अनुसूची को जोड़ा गया? दोस्तों, चाहते तो हम व्याख्या के साथ इसको यहीं बता देते, लेकिन हमने जैसा कि पहले भी बताया है, व्याख्या आसानी से याद नहीं होती हैं। तीसरी अनुसूची, 5वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची या 10वीं अनुसूची? अब एक चीज़ समझ लीजिए, मूल संविधान में थी 8 अनुसूचियाँ, तो पहला संशोधन होगा तो कौन सी अनुसूची जोड़ी जाएगी? 9वीं अनुसूची। अगला है, अनुच्छेद 19 में भारत के संविधान के किस संशोधन ने सामान्य रूप से जमींदारी उन्मूलन कानूनों और विशेष रूप से कुछ निर्दिष्ट राज्य अधिनियमों की संवैधानिक वैधता को पूरी तरह से सुरक्षित करने वाले प्रावधानों को शामिल किया है? चौथे संशोधन ने, तीसरे संशोधन ने, पहले संशोधन ने या दूसरे संशोधन ने? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है, पहले संशोधन ने। अब एक बार मिल के देख लीजिए, पहला संशोधन 1951 में हुआ था, जिससे 9वीं अनुसूची जोड़ी गई और पहला अनुच्छेद 19 में संशोधन किया गया था। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान संशोधनों से संबंधित है? भाग आपका 15, भाग 8, भाग 10 या भाग 20? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी है, भाग 20। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, कहते हैं ना, ये तो उससे भी 20 निकला, तो संशोधन में संशोधन यानी 20 से। अगला है, भारत के संविधान में कौन सा संशोधन भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों के पुनर्गठन को संवैधानिक रूप से एनकोड करने की प्राथमिक उद्देश्य के साथ पारित किया गया था? 10वां संशोधन, 6ठा संशोधन, 7वां संशोधन, चौथा संशोधन? दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन सी है, 7वां संशोधन। हमने केवल वही संशोधन लिए हैं जो एग्जामों में बार बार पूछे जाते हैं। बहुत सारे संशोधन हुए हैं, लेकिन हमने केवल इम्पोर्टेंट संशोधनों को ही इस वीडियो में शामिल किया है। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन ने भारत संघ में दादर और नागर हवेली को एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया था? दोस्तों, दादर 10वें संविधान संशोधन के द्वारा, तो ये डी इसका सही जवाब है। आप इसको दास या दस से याद रख लीजिए, दा दस। अगला है, भारत के संविधान के किस संशोधन ने गोवा, दमन और दीव को संविधान की पहली अनुसूची में संशोधन करके भारत के 8वें केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया था? 13वां संविधान संशोधन, 20वां, 12वां या 18वां? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है, 12वां संविधान संशोधन। दोस्तों, आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, 12 बाट होना। अगर आप किसी का 12 बाट हो जाएगा तो वैसे ही उसका दम घुट जाएगा, यानी उसका दमन हो जाएगा। दमन होने का मतलब होता है समाप्त होना, तो किसी का 12 बाट हो जाएगा तो वो दमन हो जाएगा। अगला है, भारत के संविधान के किस संशोधन के द्वारा नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया था? 12वां, 13वां, 14वां या 36वां? 14वें संविधान संशोधन के द्वारा
नागालैंड को राज्य का दर्जा मिला था। अब इसको आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, आप इसको अपने मन में सोच लीजिए कि हम क्या बोल रहे हैं। अगला है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा मुक्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष की गई थी? 11वें, 15वें, 12वें या 19वें? ये 15वें संविधान संशोधन से 60 वर्ष से आयु 62 वर्ष की गई थी। भारत के संविधान के किस संशोधन ने घोषित किया था कि संसद को अनुच्छेद 368 के तहत किसी भी मौलिक अधिकार को कम करने या छीनने की शक्ति है और ऐसा अधिनियम अनुच्छेद 13 के अर्थ के तहत एक कानून नहीं होगा। इसका सही जवाब ऑप्शन बी है, यह है 20वां संविधान संशोधन। 20वां संविधान संशोधन और भाग 20वां है संविधान संशोधन से। अब एक चीज़ देख लीजिए, 368 जो अनुच्छेद है वो संविधान में संशोधन से संबंधित है और 20वां संशोधन ही इससे संबंधित है और भाग 20वीं संविधान में जो संशोधन है उसकी प्रक्रिया से है। तो आप तीनों चीज़ों को जोड़कर याद रख सकते हैं। अगला है, किस भारतीय संविधान संशोधन ने राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयकों पर अपनी सहमति देना अनिवार्य दिया है? 24वां, 58वां, 44वां या 28वां? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है, 24वें संविधान संशोधन से अब राष्ट्रपति अपनी सहमति देगा सभी संशोधनों पर। अगला है, भारत के संविधान संशोधन में से किस संशोधन अधिनियम ने रियासतों के पूर्व शासकों के प्रीवी पर्स और विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया है? 25वां, 26वां, 28वां या 27वां? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है, 26वें संविधान संशोधन 1971 ने। अगला है, 1976 का 40वां संविधान संशोधन अधिनियम भारत के संविधान के किस अनुच्छेद पर लागू किया गया? अनुच्छेद 297, 248, 245 या 226? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है, अनुच्छेद 297। पुरावशेष और काल निधि अधिनियम 1972 की धारा 2 के अनुसार कम से कम कितने वर्षों से अस्तित्व में होने पर किसी भी पांडुलिपि, रिकॉर्ड या अन्य दस्तावेज को जो वैज्ञानिक, ऐतिहासिक, साहित्यिक या सौंदर्य मूल का हो, प्राचीन वस्तुओं में शामिल किया जाएगा? 125 वर्ष, 150 वर्ष, 50 वर्ष या 75 वर्ष? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी है, 75 वर्ष से अधिक। अगला है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा शामिल किया गया था? 22वां, 42वां, 52वां या 32वां? इसका सही जवाब ऑप्शन बी है, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप इसको इम्पोर्टेंट प्रश्न की श्रेणी में रख लीजिए। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस संशोधन में भारत के वर्णन को एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य से संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य में बदल दिया है और साथ ही राष्ट्र की एकता शब्द को राष्ट्र की एकता और अखंडता में बदल दिया है? 44वें संविधान संशोधन में, 42वें में, 40वें में, 42वें और 47वें में? इसका सही जवाब ऑप्शन सी है, ये भी 42वें संविधान संशोधन से संबंधित है। 42वें संविधान संशोधन से संबंधित है मौलिक कर्तव्य और 42वें संविधान संशोधन से संबंधित है लोकतांत्रिक गणराज्य और अखंडता। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम कब लागू किया गया था? अब एक चीज़ दोस्तों याद रखना, जब 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था तो इससे पहले 44वां हो नहीं सकता है, तो 3 ऑप्शन अपने आप कट गए। इसका सही जवाब ऑप्शन ए है, 1978 में हुआ था 44वां संविधान संशोधन। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति को मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया था? यानी संपत्ति अब मौलिक अधिकार नहीं, कानूनी अधिकार है। ये 44वें संविधान संशोधन से किया गया था। 1978 में हुआ था आपका 44वां संविधान संशोधन। किससे संबंधित था? संपत्ति के अधिकार जो मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था। दोस्तों, ये सभी वो प्रश्न हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं। हमने इसलिए एक ही प्रश्न नहीं लिया, क्योंकि अगर आप अलग अलग प्रश्न देखते हैं तो आपको पता चल जाएगा
के एग्जाम में प्रश्न एग्जामिनर किस किस तरीके से पूछता है। भारत के राष्ट्रपति की वह शक्ति कि वह किसी मामले को राष्ट्रीय मंत्रिपरिषद के पास पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है, भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा सम्मिलित की गई थी। दोस्तों ये भी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा थी। अब क्या क्या किया गया है 42 संविधान संशोधन के द्वारा। 1978 में हुआ था, संपत्ति के अधिकार को बदल के कानून अधिकार बनाया गया था, मौलिक अधिकार से बदल के, और राष्ट्रपति की शक्तियाँ जो किसी भी मामले को मंत्रिपरिषद के बाद पुनर्विचार के पास वापस भेज सकता है। अगला है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन के तहत चुनाव के बाद किसी अन्य पार्टी को अवैध बना दिया जाता है। 92, 61, 52 या 86वें। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है, 52वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला है, भारत के संविधान में 10वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। तो ये 52वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। ये पार्टी से संबंधित था, अभी हमने आपको बताया था। तो ये दल बदल कानून से संबंधित है। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान में दल विरोधी कानून प्रावधान किए गए हैं। 52वें संविधान संशोधन के द्वारा। दोस्तों देख लीजिए प्रश्न किस प्रकार पूछे जाते हैं। अगर चाहते तो हम व्याख्या से आपको समझा देते। भारतीय संविधान में किस संशोधन के तहत गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया था। तो ये 56वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम ने गोवा को राज्य का दर्जा दिया था। तो हमने अभी देखा था 56वें संविधान संशोधन के द्वारा। इसके साथ साथ दमन दीव और नया केंद्र शासित प्रदेश घोषित बनाया था इसको भी। अगला है, भारत के संविधान के 60वें संविधान संशोधन में व्यापार कर की अधिकतम सीमा को 250 रुपये प्रति वर्ष से बढ़ाकर कितने रुपये कर दिया गया था। तो ये था आपका ऑप्शन डी, 2500। अगला है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। 1990, 92, 88 या 89 में। इसका सही जवाब ऑप्शन डी है, 21 वर्ष से घटाकर 88 में। 8, 88, 8, 88। अगला है, भारतीय संविधान के 61वें संविधान संशोधन में निम्न में से कौन सा संशोधन किया गया था। यानी 61वें संविधान संशोधन में कौन सा किया गया था। तो चलिए देख लेते हैं। मंत्रिपरिषद के आकार को विधायी सदस्यों की संख्या 15% घटाकर सीमित कर दिया गया था। चलिए आपको बता ही देते हैं, ये ऑप्शन बी सही है, 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला है, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल करने का प्रावधान किया गया था। ये था दोस्तों 70वां संविधान संशोधन। अगला है, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में 3 भाषाएं मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी को शामिल किया गया था। दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए क्योंकि ये प्रश्न कई एग्जामों में अनगिनत बार पूछा गया है। ये है 71वां संविधान संशोधन। अगला है, भारतीय संविधान में 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। तो 73वां संविधान संशोधन संबंधित है आपका पंचायती राज व्यवस्था से। दल बदल का हमने अभी देखा था, कौन सा संविधान संशोधन था, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला है, भारत के संविधान में कौन सा संशोधन ग्राम सभा को राज्य विधानमंडलों के द्वारा सौंपे गए कार्यों और शक्तियों को पूरा करने के लिए पंचायत राज प्रणाली के लिए नियम के रूप में परिकलित किया गया था। दोस्तों ये था 73वां संविधान संशोधन। हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि पंचायती राज्यों से संबंधित था 73वां संविधान संशोधन। अगला है, किस संविधान संशोधन अधिनियम ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया। तो ये था 73वां संविधान संशोधन। संसद द्वारा 73 और 74वां दोनों संविधान संशोधन किस वर्ष पारित किए गए थे। तो 73वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में और 74वां भी। अगला है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन 1993 में नगरपालिका सरकारों को संवैधानिक रूप से मान्यता देने के लिए
अधिनियमित किया गया था? दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी है, 74वां संविधान संशोधन 1992 में। 73वां भी 1992 में हुआ था और 74वां संविधान संशोधन भी। अगला है 1992 में 74वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में कौन सा नया भाग जोड़ा गया था? तो ये जोड़ा गया था 9वें का ए भाग। अगला है भारत सरकार ने विकलांग अधिनियम किस वर्ष पारित किया था? इसका सही जवाब ऑप्शन ए है, 1995 में विकलांग अधिनियम पारित किया गया था। किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा लोकसभा तथा विधानसभाओं की सीटों की संख्या 2 वर्ष 2026 तक कोई परिवर्तन न करने का प्रावधान किया गया था? दोस्तों ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 83वां, 84वां, 86वां या 92वां, क्योंकि 2026 आने वाला है, इसीलिए ये प्रश्न वेरी वेरी इम्पोर्टेंट की श्रेणी में आता है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है, 84वां संविधान संशोधन। अगला है माता पिता या अभिभावक का मौलिक कर्तव्य है कि वह अपने 6 साल से कितने वर्ष के बच्चे को या अपने पर आश्रित जैसा भी मामला हो को शिक्षा का अवसर प्रदान करेगा। 6 से 14 वर्ष के बच्चों तक के लिए शिक्षा है, तो ये 20 का सही जवाब है। अगला है भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन के अनुच्छेद 1951 का ए के तहत नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया? इसका सही जवाब ऑप्शन बी है, 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। दोस्तों ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। भारत के संविधान में किस संशोधन ने सेवाओं पर कर नामक संघ सूची में एक नया विषय जोड़ा? ये था आपका 88वां संविधान संशोधन। 88वें संविधान संशोधन के द्वारा सेवाओं पर कर नामक संघ सूची में नया एक विषय जोड़ा था। किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा अनुसूचित जनजातियों हेतु एक पृथक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया था? तो ये किया गया था 89वें संविधान संशोधन के द्वारा। भारतीय संविधान के 51वें संविधान संशोधन के अनुसार मुख्यमंत्री सहित कुल मंत्रियों को मिलाकर किसी राज्य में के मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्यों के कितने प्रतिशत से ज़्यादा नहीं हो सकती है? दोस्तों 15% से अधिक किसी भी राज्य के मंत्रियों की संख्या नहीं हो सकती है उस राज्य के कुल सदस्यों की संख्या से। अगला है भारत के संविधान संशोधन में 15% किस संशोधन के द्वारा किया गया? तो हमने अभी देखा था ये 51वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। किस संविधान संशोधन के द्वारा शैक्षणिक संस्थानों में ओबीसी के लिए आरक्षण दिया गया था? दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन सी है, 93वें संविधान संशोधन के द्वारा ओबीसी को आरक्षण दिया गया था। अब आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, ओ देखिए 9 में अब ओ बना सकते हैं 9 का, और 3 को आसानी से बी बना सकते हैं। देखिए 9 को ओ बना सकते हैं आसानी से, 9 बना रहता है ऐसे, तो ये हो गया ओ, और 3 बना होता है ऐसे, तो इसको हम बी ऐसे बना सकते हैं, तो ओ बी सी। अगला है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में एक संशोधन किस वर्ष में पारित किया गया था? इसका सही जवाब ऑप्शन बी है, 2005 में। संविधान अधिनियम के किस संशोधन के फलस्वरूप भारत में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना हुई थी? इसका सही जवाब ऑप्शन बी है, 99वें संविधान संशोधन के द्वारा। भारत के किस राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के 100वें संशोधन को स्वीकृत किया था? बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए है, प्रणब मुखर्जी ने। अगला है संविधान का 112वां संविधान संशोधन जो 2009 में शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान करता है, जिसे 24 नवंबर 2009 को लोकसभा में पेश किया गया था? इसका सही जवाब ऑप्शन डी है, 50% आरक्षण महिलाओं के लिए। अगला है भारत के संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा भारत में जीएसटी लागू हुआ था? दोस्तों इसको वेरी वेरी इम्पोर्टेंट के श्रेणी में रख लीजिए, इसके आने की बहुत ही अधिक संभावना है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी है, जीएसटी कर लगाया था 101वें संविधान संशोधन के द्वारा। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं
कि 101 रुपये की आप दानी राशि दान में देते हैं किसी को, यानी सरकार को जीएसटी के रूप में 101 रुपये की राशि दान में देते हैं। अगला है भारतीय संविधान का 123वां संविधान संशोधन विधेयक किससे संबंधित है? इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन ए है, पिछड़े वर्ग पर राष्ट्रीय आयोग को सशक्त बनाने से संबंधित है। अगला है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में एक संशोधन किस वर्ष में पारित किया गया था, जिसमें यह प्रस्ताव किया गया था कि मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों को केंद्र सरकार के द्वारा निर्धारित अवधि के लिए नियुक्त किया जाएगा। ये संशोधन किया गया था 2019 में नरेंद्र मोदी की सरकार में। अगला है 103वें संविधान संशोधन के द्वारा विधेयक 2019 का संबंध किससे है? 3 तलाक से, एयर इंडिया का निजीकरण से, जीएसटी से या आर्थिक आरक्षण से? इसका सही जवाब ऑप्शन डी है, आर्थिक आरक्षण से है, जो 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण दिया गया था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अब जितने भी प्रश्न आएंगे वो सभी इम्पोर्टेंट होंगे क्योंकि ये हाल ही में हुए संशोधन हैं। अगला है 103वां संवैधानिक संशोधन किससे संबंधित है? तो यह है आर्थिक आरक्षण से संबंधित। 104वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो ये है अनुसूचित जनजातियों और जातियों से संबंधित आरक्षण से, यानी जो जातियों का आरक्षण होता है उसे 10 वर्ष के लिए फिर से बढ़ा दिया गया है। अगला है 30 जून 2020 के अनुसार भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया है? तो भारतीय प्रस्तावना में केवल 1 बार संशोधन किया गया है अब तक। अगला है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार विधेयक 2021 को लोकसभा में 15 मार्च 2021 को पेश किया गया था। यह विधेयक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के किस अधिनियम में संशोधन करता है? 1993 के, 1991 के, 2005 के या 2007 के? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है, अधिनियम 1991 में संशोधन करता है। अगला है संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां थीं, यानी मूल संविधान में? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 395 अनुच्छेद थे उस समय और 8 अनुसूचियां थीं। चलिए वर्तमान की भी बात कर लेते हैं कि वर्तमान में कितनी अनुसूचियां और कितने अनुच्छेद हैं। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी है, वर्तमान में 470 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं। अगला है अप्रैल 2021 तक भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं? 14, 16, 12 या 10? 12 अनुसूचियां थीं। अगला है भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से किस अनुसूची में विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारी द्वारा ली जाने वाली शपथ के प्रारूप का उल्लेख है? दोस्तों ये है 3री अनुसूची में। अगला है खेल का विषय भारतीय संविधान की किस अनुसूची में आता है? दोस्तों खेल राज्य से संबंधित है तो ये राज्य सूची का हिस्सा है। अगला है भारत के संविधान के अनुसार मवेशी एवं पशुपालन का विषय किसमें शामिल है? ये भी राज्य से संबंधित है। पशुपालन और मवेशी से संबंधित विषय राज्य सूची का विषय है। एक विषय के रूप में कृषि संविधान की किस अनुसूची में है? तो कृषि भी राज्य सूची का विषय है। भारत के संविधान में कौन सी अनुसूची राज्यों की परिषद में सीटों का आवंटन से संबंधित है? दोस्तों ये है 5वीं अनुसूची। दोस्तों 5 एक मुट्ठी में 5 उंगलियां होती हैं, यानी हम एक एक उंगली को अलग अलग कार्य होता है, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, सीटों का आवंटन यानी अलग अलग चीज़ों का आवंटन, बंटवारा। अगला है भारतीय संविधान के भाग 4 में क्या प्रावधान है? दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भाग 4 में दिए गए हैं। अगला है निम्नलिखित में से संविधान के किस अनुसूची के अनुसार राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सीटों के आवंटन का प्रावधान है? हमने ये है 4थी अनुसूची में। अगला है भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची का निम्न में से किस राज्य के आदिवासी क्षेत्रों पर नियंत्रण नहीं है? इसका सही जवाब ऑप्शन ए है, मणिपुर। अगला है
भारत के संविधान की छठी अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शामिल है? तो ये है आपका मिजोरम। मिजोरम छठी अनुसूची में शामिल है। हमने अभी देखा था कि मिजोरम शामिल है और असम भी है, त्रिपुरा भी और मेघालय, ये राज्य छठी अनुसूची में शामिल हैं। अगला है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संघ सूची से संबंधित प्रावधान हैं? दोस्तों ये है 7वीं अनुसूची में। अगला है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची संघ और राज्यों की शक्तियों का सीमांकन करती है, अर्थात संघ सूची और राज्य सूची और समवर्ती सूची में बंटवारा करती है? ये है 7वीं अनुसूची। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची संघ राज्य, ये भी 7वीं अनुसूची होगी। अगला है, पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था भारत के संविधान की किस अनुसूची के तहत आती है? दोस्तों पुलिस और सार्वजनिक संस्था ये राज्य सूची का विषय है, तो ये किससे संबंधित होगा? 7वीं अनुसूची से। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार कितनी भाषाएं अनुसूचित भाषाओं में गिना जाता है? अनुसूचित भाषाओं में गिना जाता है तो 22 भाषाओं को। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं के प्रावधान शामिल हैं? तो ये है आपकी 9वीं अनुसूची। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है? तो ये है स्वास्थ्य और स्वच्छता, ये 11वीं अनुसूची के संबंधित है। भारत के संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन दूसरा। दूसरा भाग नागरिकता से संबंधित है। भारत के संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है? तो भाग 3 संबंधित है मौलिक अधिकार से। नागरिकता से भाग 2 और भाग 3 मौलिक अधिकार से। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार हैं? यानी भाग 3 में। अगला है, भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो ये कहा जाता है भाग 3 को। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से, हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, भाग 4 है। भारत के संविधान के किस अध्याय में संसद के अनुच्छेदों पर चर्चा की गई है? तो ये की गई है अध्याय 2 में। अगला है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्यों को समान न्याय और स्वतंत्रता कानूनी सहायता प्रदान करने का निर्देश देता है? यह है भाग 4। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के भाग 4A में अनुच्छेद 51A में कितने मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं? तो मौलिक कर्तव्यों की संख्या है 11 मौलिक कर्तव्य हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य विधानमंडल से संबंधित है? तो भाग 6 राज्य विधानमंडल से संबंधित है। भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित प्रावधान हैं? तो ये है भाग 8। भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। भारत के संविधान का भाग 8 किससे संबंधित है? तो केंद्र शासित प्रदेशों से। ये प्रश्न इस आधार पर पूछे गए हैं। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम में भारतीय संविधान में कौन सा भाग जोड़ा गया था? तो ये जोड़ा गया था भाग 9। अगला है, भारत के संविधान का कौन सा भाग देश के भीतर व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता प्रदान करता है? तो ये प्रदान करता है भाग 13। अगला है, संविधान का कौन सा भाग संघ और राज्यों के बीच संबंधों से संबंधित है? तो ये संबंधित है भाग 11। अगला है, भारत के संविधान का कौन सा भाग वित्त मंत्री वित्त संपत्ति अनुबंधन और वादों से संबंधित है? तो ये है भाग 12। अगला है, भारतीय संविधान के किस भाग में संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान है? ये है बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न। इसका सही जवाब ऑप्शन सी है भाग 14। भाग 14 है लोक संघ सेवा आयोग से। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान के संशोधन से संबंधित है? हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था भाग 20। भाग 20 संविधान संशोधन से संबंधित है। इसका अनुच्छेद है 368। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा? तो ये अनुच्छेद 1 से संबंधित है। आगे के जो प्रश्न हैं वो अनुच्छेद से संबंधित होंगे। अनुच्छेद 1 में क्या है? यह है राज्यों का एक संघ होगा भारत।
संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध नए राज्यों के गठन से है? तो अनुच्छेद 3 का संबंध है नए राज्यों के गठन से। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, 3 से हम बहुत सारे नई चीज़ें बना सकते हैं। बीवी बना सकते हैं, 3 से हम 8 भी बना सकते हैं, 3 से हम 8 बना सकते हैं, 3 से हम 9 बना सकते हैं और 3 से हम बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। यानी नए राज्यों के गठन से 3 से हम नई नई चीज़ें बना सकते हैं। अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान हैं? दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है, अनुच्छेद 5 से 11 तक। अगला है, निम्न में से किस अनुच्छेद के द्वारा भारतीय संविधान नागरिक को मूल अधिकार निश्चित प्रदान करता है? इसका सही जवाब ऑप्शन ए है, अनुच्छेद 12 से 35 तक। अगला है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार से संबंधित है? बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। समानता के अधिकार से संबंधित हैं अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानूनों के समान संरक्षण और कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है? तो ये प्रदान करता है अनुच्छेद 42। हमने केवल इम्पोर्टेंट अनुच्छेदों को लिया है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव संबंधित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 15। अगला है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव निषेध है? तो ये है अनुच्छेद 15, आर्टिकल 15। अगला प्रश्न है, नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थानों में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? तो ये प्रदान करता है अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16, जो लोग सोए हुए हैं, आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, जो पिछड़े समाज के लोग हैं वो सोए हुए हैं, 16 सोए हुए। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में उसके आचरण का निषेध करता है? इसका सही जवाब ऑप्शन सी है, अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता से संबंधित है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? इसका सही जवाब ऑप्शन ए है, अनुच्छेद 19 के तहत। अनुच्छेद 19 में ही प्रेस को स्वतंत्रता दी गई है। जितने भी समाचार पत्र हैं या जितने भी न्यूज़ चैनल हैं वो अनुच्छेद 19 के तहत ही स्वतंत्र हैं। अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? ये हमने आपको अभी बता दिया, अनुच्छेद 19 के तहत। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद दोहरे खतरे में किसी व्यक्ति की रक्षा करता है? तो ये है अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 दोहरे खतरे से किसी भी व्यक्ति की रक्षा करता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में सुरक्षा का प्रावधान करता है? तो ये है अनुच्छेद 20। ये देख लीजिए, अनुच्छेद 20 से संबंधित दोहरे खतरे से संबंधित है और सुरक्षा से भी संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? तो भारतीय अनुच्छेद संबंधित है जीवन के अधिकार से। अगला है, भारत के प्रत्येक नागरिक को स्वच्छता का अधिकार दिया गया है। ये दिया गया है अनुच्छेद 21 के तहत। स्वास्थ्यता का अनुच्छेद 21 के तहत अधिकार दिया गया है। अगला है, कौन सा अनुच्छेद जीवन की रक्षा करता है? अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, अनुच्छेद 21। अगला है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 ए कौन सा अधिकार प्रदान करता है? तो ये शिक्षा से संबंधित है, अनुच्छेद 21 का ए। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 6 से 14 वर्ष के वर्ग के आयु के बच्चों को लिए निःशुल्क शिक्षा एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? तो ये है अनुच्छेद 21 का ए, ये शिक्षा से संबंधित है। संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद किसी भी व्यक्ति को अपनी पसंद के वकील से परामर्श लेने का अधिकार देता है? तो ये देता है अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22
अपने की पसंद के किसी भी वकील से परामर्श लेने का अधिकार देता है। अगला है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद कुल मामलों में बंदीकरण और कैदी के संरक्षण का प्रावधान करता है? इसका सही जवाब ऑप्शन बी है। अभी हमने देखा था वकील से सलाह। वकील से सलाह इंसान कब लेता है? जब वो किसी के द्वारा बंदी बना लिया जाता है या कैद में कर लिया जाता है पुलिस के द्वारा। अगला है, जुलाई 2020 तक भारत के नागरिक के लिए कितने मौलिक कर्तव्य हैं? ये प्रश्न दोबारा रिपीट हुआ है। 11 मौलिक कर्तव्य हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में मानवों की तस्करी और जबरन श्रम पर रोक है? तो ये रोक है अनुच्छेद 23 के तहत। अगला है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों के अंतर्गत बच्चों के शोषण से संबंधित है? हम बच्चों का शोषण नहीं कर सकते हैं, ये अनुच्छेद 24 कहता है। अगला है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी को भी 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों, खदानों आदि में नियोजित करने से रोकता है, यानी कार्य करने से? इसका सही जवाब ऑप्शन ए है, अनुच्छेद 24। अगला है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार देता है? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी है, 25 से 28 धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित अधिकार हैं। अगला है, किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है? अभी पढ़ा था हमने, इसका सही जवाब ऑप्शन बी है, अनुच्छेद 29। अगला है, सभी अल्पसंख्यकों को चाहे वो धर्म या भाषा पर आधारित हों या अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना या प्रशासन करने का अधिकार होगा। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद इस अधिकार की गारंटी देता है? इसका सही जवाब ऑप्शन डी है, अनुच्छेद 30 अधिकार देता है कि अल्पसंख्यक अपने धार्मिक संस्थानों की स्थापना कर सकता है और उसका प्रशासन भी कर सकता है। अगला है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 निम्न में से किससे संबंधित है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये संबंधित है आपका संवैधानिक उपचार के अधिकार से। ये बहुत ही वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, अनगिनत बार पूछा गया है। अगला है, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? इसका सही जवाब ऑप्शन डी है, अनुच्छेद 32। ये इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। अगला है, अनुच्छेद 32 को भारत के संविधान का हृदय और आत्मा किसने कहा है? दोस्तों, ये कहा था डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। अगला है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि निर्देशांक सिद्धांत न्याय संगत नहीं है? इसका सही जवाब ऑप्शन ए है, अनुच्छेद 37 में। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था सुरक्षित करने का निर्देश देता है? ये देता है अनुच्छेद 38। अगला है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यों को नागरिकों की आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार सुनिश्चित करने का निर्देश देता है? तो ये देता है अनुच्छेद 39। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय निःशुल्क कानूनी सहायता को बढ़ावा देता है? तो ये देता है 39 का ए। अगला है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यों को नागरिकों को आजीविका, ये प्रश्न द्वारा रिपीट हो गया है। भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? कल्याणकारी राज्य की योजनाएं, तो ये वर्णित है 39 में। ये भी पूछा गया है 40 से, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत का गठन करने का निर्देश देता है? तो अनुच्छेद 40। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? भाग 4 से संबंधित है। ये भाग 4 में है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व 11 हो गए, हमने अभी तक पढ़ लिया है, और ये संबंधित है 36 से लेकर के 51 तक। अगला है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 43B को किसके रूप में जोड़ा गया था?
संवैधानिक निकाय, मौलिक कर्तव्यों, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों या मौलिक अधिकारों। हमने अभी पढ़ा था अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक, और ये है 43, यानी किससे संबंधित होगा? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से। तो सी इसका सही जवाब है। अगला है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता को परिभाषित करता है? ये परिभाषित करता है 44। 4 4 एक समान हैं, तो ये समान नागरिक संहिता को परिभाषित करता है। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं। प्रश्न नंबर 200 है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कृषि और पशुपालन के संगठन से संबंधित है, यानी कृषि और पशुपालन करने की स्वतंत्रता देता है? तो ये है अनुच्छेद 48। अगला है, कौन सा प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 49 में है? तो ये है प्राकृतिक महत्व के स्मारकों तथा स्थानों तथा वस्तुओं का संरक्षण से। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य राष्ट्रीय तत्व या ऐतिहासिक हित के प्रत्येक स्मारक, स्थान तथा वस्तु की रक्षा करने से प्रतिबंधित है? ये देख लीजिए, अनुच्छेद 49 है। यहाँ प्रश्न इस तरह से पूछा गया था। फिर इसके बाद ऐसे प्रश्न पूछा गया है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है? तो ये अलग करता है अनुच्छेद 50। 50-50 आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, न्यायपालिका 50% काम करती है और कार्यपालिका 50% कार्य करती है, यानी 50-50 अलग अलग हैं। अगला है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा को प्रोत्साहन देता है? इसका सही जवाब ऑप्शन बी है, अनुच्छेद 51। हम दक्षिणा देते हैं पंडित जी को 51 रुपये की, घर में शांति के कराने के लिए। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों के बारे में है? तो ये है अनुच्छेद 51 का ए। अगला है, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था? तो ये जोड़ा गया था 51 के ए में। ये देख लीजिए, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संविधान एक राष्ट्रपति होगा, यानी भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? ये कहा गया है अनुच्छेद 52 में। घर में एक शांति होगी, आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, 51 में हम घर की शांति के लिए हवन कराते हैं। उसके बाद 52 में कहते हैं कि एक पति हो या पत्नी हो, आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, पति से राष्ट्रपति। अगला है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली से संबंधित है? तो ये है अनुच्छेद 55। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? 55 अनुच्छेद इसके चुनाव से संबंधित है और 57 इसका सही जवाब है। ये पुनः निर्वाचन के लिए योग्यता निर्धारित करता है। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद संघ की कार्यपालिका से संबंधित हैं? तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा, संघ कार्यपालिका से संबंधित हैं। राष्ट्रपति से लेकर के लोकसभा, राज्यसभा सभी से संबंधित हैं, अनुच्छेद 52 से 78 तक। अगला है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा शपथ का प्रतिज्ञान से संबंधित है? किससे संबंधित है शपथ लेगा राष्ट्रपति? अनुच्छेद 60 से। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है? तो ये 61 से है। 60 में शपथ लेगा, 61 में उस पर महाभियोग चलाकर उसे हटाया जा सकता है। अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत एक मंत्रिमंडल का होना अनिवार्य है जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा? तो ये 74 का ए से संबंधित है। अगला है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? महान्यायवादी से संबंधित अनुच्छेद है ऑप्शन सी 63। अगला है, माफ़ कीजिए, ऑप्शन बी 63 अनुच्छेद से संबंधित है महान्यायवादी से। अगला है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? ये है अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं राज्यसभा में। अगला है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के सत्रों से संबंधित है? ये वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए है, अनुच्छेद 85। अगला है,
भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित किया गया है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होना चाहिए? ये उल्लेखित किया गया है ऑप्शन ए अनुच्छेद 93 में। अगला है, संसद और उसकी समितियों और सदस्यों की सभा की शक्तियों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों को मुख्य रूप से भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है? ये रखा गया है अनुच्छेद 105 में। अगला है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों को संयुक्त बैठक बुलाने की शक्ति प्रदान करता है? ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये है अनुच्छेद 108। 108 अगर हम बार कोई नाम जपते हैं तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो राष्ट्रपति जी दोनों सदनों को एक पास बुला लेते हैं। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक की परिभाषा से संबंधित है? ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, धन विधेयक से संबंधित है, अनुच्छेद 110। अगला है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह उल्लेख करता है कि संसद में कामकाज हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा? इसका सही जवाब ऑप्शन ए है, अनुच्छेद 120। अगला है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति संसद के अवकाश के समय अध्यादेश जारी करने का अधिकार देता है? तो ये देता है अनुच्छेद 123। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो ये की जाती है अनुच्छेद 124 के 2 के तहत। अगला, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद विशेष न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है? तो ये संबंधित है अनुच्छेद 127। ऑप्शन बी इसका सही है। अगला है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कोई भी कानून भारत की सीमा में आने वाले सभी न्यायालयों के लिए बाध्य है? तो ये है अनुच्छेद 141। अगला है, भारत के संविधान में वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का उल्लेख है? महालेखा परीक्षक ऑप्शन डी सही है, 148 अनुच्छेद। अगला है, राज्यों के राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद है, ऑप्शन डी सही है, अनुच्छेद 153। अगला है, राज्य में विधानसभाओं के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो ये है अनुच्छेद 163 से संबंधित, राज्यों के विधानसभाओं से संबंधित। और किसके अनुसार धन विधेयक को विधान परिषद में पेश नहीं किया जा सकता? ये किस अनुच्छेद में है? ये है अनुच्छेद 198 में। जब तक 200 पूरे ना हो तो कोई भी पेश नहीं कर सकता है, आप इसको ऐसे याद रख लीजिए। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद एक उच्च न्यायालय को नागरिकों के मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी करने का अधिकार देता है? अनुच्छेद 226 मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी करने का अधिकार देता है। अगला है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है? इसका सही जवाब ऑप्शन सी है, अनुच्छेद 244 का 1। अगला है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संसद के पास संघ सूची में उल्लेखित किसी भी मामले से संबंधित कानून बनाने का विशेष शक्तियां हैं? तो ये कहा गया है अनुच्छेद 246 में। अगला है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद जीएसटी परिषद से संबंधित है? तो ये संबंधित है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 279 का 1। अगला है, अनुच्छेद वित्त आयोग की नियुक्ति की शक्ति प्रदान करता है? ये प्रदान करता है अनुच्छेद 280। 280 वित्त आयोग की नियुक्ति की शक्ति प्रदान करता है। अगला है, कौन सा अनुच्छेद में संपत्ति के अधिकार का उल्लेख है? संपत्ति के अधिकार का उल्लेख है ऑप्शन सी, 300 अनुच्छेद 1 में। अगला है, कौन सा अनुच्छेद भारत में संघ और राज्य लोक सेवा आयोगों के कर्तव्यों और कार्यों को निर्धारित करता है? तो ये निर्धारित करता है अनुच्छेद 320। अगला है, भारत का चुनाव आयोग, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों का प्रहरी है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद इसकी स्थापना का प्रावधान करता है? ये प्रावधान करता है 324। अगला है,
भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान है? तो ये प्रावधान है अनुच्छेद 330 में। अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के रूप में जाने जाने वाला एक आयोग होगा? ये कहा गया है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 338 बी के 1 में। अगला है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है कि देवनागरी लिपि में हिंदी संघ की आधिकारिक भाषा होगी? दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन सी है, अनुच्छेद 343 के 1 में। दोस्तों, अगर आपको ऐसे ही बिना टाइम वेस्ट के अच्छी प्रैक्टिस करनी है तो आप हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्द एक और धमाकेदार क्लास में।